प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक खूबसूरत शिक्षिका, उसकी एक गलती हो जाती है। गलती महज इतनी थी क्योंकि उसको ज़रूरत थी पानी की, और पीने का पानी भरने के लिए उसे एक पुलिस स्टेशन के बराबर से होकर गुजरना था। जैसे ही पुलिस वालों की उस पर नज़र पड़ जाती है, पुलिस वाले उसको देखते हैं और उसकी खूबसूरती की वजह से ही उसका अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद उसको थाने लेके आते हैं और उसके साथ फिर सामूहिक बलात्कार करते हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर जाकर ये पूरी कहानी बयां कर दे तो उस पुलिस स्टेशन की और पुलिस वालों की आफत आ जाएगी। इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसके शव को फेंक देते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मारने वाला भी ऊपर वाला होता है और बचाने वाला भी ऊपर वाला होता है। उसे जिसे मरा हुआ समझ के फेंक गए थे, दरअसल वो जिंदा निकल आती है। और जब जिंदा निकल के आती है तब उसने अपनी कहानी जब दुनिया के सामने सुनाई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि खाकी वर्दी पहन के जिन्होंने कसम खाई थी कि हम समाज की रक्षा करेंगे, वो आखिरकार ऐसे कैसे भक्षक हो सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला है कृष्णागिरी, और इसी का ही एक गांव लगता है थल्ली। दरअसल बात कर रहा हूं 20 जुलाई साल 1988 की। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका, शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उस शिक्षिका ने अपने पति यानी कि वेंकटेश्वर मूर्ति से कहा कि मैं नलकूप से यानी कि ट्यूबवेल से पानी भर के लेके आती हूँ, क्योंकि रात में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए पानी अभी पीने का है नहीं। वो दौर ऐसा था कि जब हर घर में नल भी नहीं हुआ करते थे और हर घर में पानी की कोई सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। इसलिए या तो कुएं से पानी लाना पड़ता था या फिर नलकूप से पानी लाना पड़ता था। ये शिक्षिका, जिसका नाम कल्पना सुमति होता है, कल्पना सुमति एक नीले रंग का एक बर्तन होता है, प्लास्टिक का डिब्बा होता है। उस प्लास्टिक के डिब्बे को यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन के बराबर से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद सीधा पास में ही एक स्कूल होता है और स्कूल के पास था वो नलकूप। वहाँ पर जा रही थी। इसी बीच में एक कांस्टेबल की नज़र उस शिक्षिका पर पड़ती है। अब उस कांस्टेबल ने तुरंत ही जाकर ये सब इंस्पेक्टर को ये बात बताई, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की नज़र उस कल्पना पर पहले भी पड़ी थी, लेकिन पहले उससे वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसीलिए इस लड़की को जब बुलाया जाता है तो वो आ जाती है। लेकिन शाम के 7:30 बज जाते हैं और 7:30 बजने के बावजूद भी ये अपने घर नहीं पहुंच पाती है, तो इसके पति को थोड़ी चिंता सताने लगती है। अब ये पति परेशान हो जाता है। पति परेशान होकर सीधे जहां से पानी लेने के लिए गई थी, वो घर से थोड़ा दूर था, उस स्थान पे पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि जिस डिब्बे को, जिस बर्तन को जिसमें पानी लेके आना था, वो नलकूप के पास ही पड़ा हुआ था। अब वो शिक्षिका का जो पति होता है इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, करे तो क्या करे। उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाई, लेकिन आवाज़ लगाने के बाद भी कोई तसल्ली मिलती नहीं, कोई रेस्पॉन्स मिलता नहीं है। इसलिए वो सीधा वापस आता है, अपने आसपास के लोगों से बोलता है, अपने परिवार के लोगों से बातचीत करता है कि कल्पना जो गई थी ये पानी लेने के लिए, लेकिन कल्पना वापस लौट कर नहीं आई है। परिवार की चिंता बढ़ जाती है। अब परिवार वाले, उसका पति, बहुत सारे लोगों ने उसको तलाश करना शुरू कर दिया। ट्यूबवेल के आसपास जितना भी एरिया था उसको भी देखा गया, साथ ही जितना जो दूर दराज के जंगल का एरिया था उसको भी खंगाला गया। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है कल्पना, वो कहीं मिलती ही नहीं है। हार थक के रात के 2 बज जाते हैं और अपने घर आकर आराम करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, जब सुबह दिन निकलेगा तो फिर दिन निकलने के बाद उसको ढूंढने की फिर से कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ तक उन्होंने कोशिश कर सकते थे कर रहे थे। जैसे ही सुबह अगला दिन निकलता है, 21 जुलाई की वो तारीख आ जाती है। 21 जुलाई को उन्होंने हर जगह तलाश करने की कोशिश की। इस बार टीम बनाई गई, टोलियां बनाई गई, और टोलियां अलग अलग क्षेत्रों में जाती हैं और ढूंढना शुरू कर देती हैं। गांव के पास ही एक नहर होती है। नहर में के पास लगभग 7-8 फुट का एक गहरा गड्ढा होता है। वहां पर किसी व्यक्ति की, गांव वाले की नजर पड़ जाती है कि कल्पना की लाश दरअसल वहीं पड़ी हुई थी। कल्पना की लाश देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था, और वो मर चुकी थी ऐसा उन्होंने देखा। लेकिन गांव वालों की जो नज़र पड़ती है, उसकी नब्ज़ जो टटोलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसकी तो सांसें चल रही हैं, लेकिन वो जीना चाहती थी और जीने की स्थिति में थी ही नहीं। गांव के कुछ लोग, जिसमें एक रामकृष्ण होता है और एक स्कूल के शिक्षक होते हैं, वो दौड़ते हुए सीधे थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाकर पूरी कहानी बयां करते हैं कि जो शिक्षिका है, जिसका नाम कल्पना है, कल्पना सुमिति, दरअसल रात 5:30 बजे से लापता हो गई थी और उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। फिलहाल वो मिली है गांव के ही नहर के पास एक गहरे गड्ढे में, उसकी लाश पड़ी हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे क्या शायद उसके अंदर जान है, वो बच सकती है। पुलिस वालों ने जैसे ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्यों आए हो, तुम्हें जाना है तो जाकर हॉस्पिटल जाओ, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन गांव वालों के पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे क्या वो हॉस्पिटल लेके जा सकें। इसलिए
उसे हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और यहाँ से लगभग 29 किलोमीटर दूर एक होसूर जगह लगती है। होसूर के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में उस महिला को एडमिट कराया जाता है। वहाँ डॉक्टर पद्मावती होती हैं। डॉक्टर पद्मावती ने उस महिला का ये उपचार शुरू कर दिया। साथ ही शरीर के अलग अलग हिस्सों को देखा तो लगभग 21 चोटें थीं उसके शरीर में। उन्होंने कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और यहाँ इसका उपचार चलता रहा तो शायद बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन्हें हायर मेडिकल सेंटर लेके जाओ। दरअसल उन्होंने हायर मेडिकल सेंटर सेंट जॉन हॉस्पिटल में जो बेंगलोर में लगता है वहाँ के लिए रेफर कर दिया और इस जगह से होसूर से इसकी दूरी महज 40 किलोमीटर के आसपास होती है। शाम 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर नारगन इसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर नारगन ने देखा कि इस महिला के शरीर में कुछ ऐसी गंभीर चोटें आई हैं जिसमें चाहे प्राइवेट पार्ट हो या शरीर के अलग अलग हिस्सों को दांतों से काटा गया था। शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट पहुंचाई गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी वस्तु से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, जिससे क्या उसके शरीर में कई अलग अलग जगहों पर फ्रैक्चर भी थे। उसके सर में भी गंभीर चोटें थी। हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से वो बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। अब ये पुलिस वालों के पास जाकर ये बताते हैं कि पूरी कहानी बयां करते हैं कि किस तरह से गायब हुई थी और पुलिस वाले इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे जितनी गंभीरता से पुलिस वालों को ये मामला लेना चाहिए था। उधर तो इलाज चल रहा है और गांव में धीरे धीरे करके ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोगों में उबाल फैल जाता है और गांव के लोगों ने जाकर डीएम का घेराव कर देते हैं। जैसे ही डीएम का घेराव किया जाता है, डीएम के आदेश के बाद फिर एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस जो थल्ली पुलिस होती है वो सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लेती है। 354, 323, 325 की धाराओं में 21 जुलाई को ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करनी थी उसको लेकर भी शायद उतना गंभीर पुलिस थी नहीं। लेकिन गाँव वालों ने सोचा कि जब तक ये मामला बड़ा नहीं होगा, यानी कि आंदोलन नहीं किया जाएगा, तो शायद तब तक इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और ठीक वैसे ही हुआ। उन्होंने डीएम का घेराव किया, बड़े बड़े अधिकारियों का घेराव किया, तब जाके टीम गठित की जाती है और टीम गठित करने के बाद फिर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। इसके लिए अलग से टीम बनाई जाती है और जब टीम ने उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की तो 3-4 दिन बीतने के बाद उस महिला को होश आता है। होश आने के बाद उससे जब बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो दरअसल वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, बस इतना ही बोल पाती है, सफाई कर्मचारी लक्ष्मी। ये लक्ष्मी का नाम जिस तरह से दिया जाता है तो लक्ष्मी का नाम लेने के बाद गांव वालों से पूछा जाता है कि लक्ष्मी कौन है। तभी पुलिस की रडार पर अब लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी से बातचीत की जाती है तो लक्ष्मी ने पूरी पूरी कहानी जो बयां की है उसको सुनने के बाद हर किसी के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल ये कल्पना 5:30 बजे अपने घर से निकली थी पानी लाने के लिए। जब ये नलकूप पे पहुंचती है तो उसके साथ साथ ही ये सफाई कर्मचारी जो होती है लक्ष्मी वो भी पहुंच जाती है और सफाई कर्मचारी लक्ष्मी उसे धोखे से उसे अपने साथ बुला के लेके आती है और सीधा वो उसे पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। पुलिस स्टेशन में जब लेके आते हैं तो उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है क्योंकि वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका कहना था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे ऐसा क्यों आप यहाँ लेके आए हो, मैंने ऐसी क्या गलती की है। जब यहाँ पर उसके साथ मारपीट की जाती है, जब उसको बहुत तेज का धक्का दिया जाता है तो उसका सर जाकर दीवार में लग जाता है और इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो पता चलता है कि 4 पुलिस वाले उसके पास आते हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर होता है पीके बाला सुब्रमण्यम और हेड कांस्टेबल सेल्वा राम, गोविंदन उर्फ गोविंद राजन और गोविंद सामी। ये 4 पुलिस वाले होते हैं। अब 4 पुलिस वाले जब कमरे के अंदर आते हैं तो इस महिला के पास पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर को सबसे पहले अवसर दिया था, मौका दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर इस महिला के सारे कपड़े उतारने के बाद उसके साथ वो बलात्कार करता है और बलात्कार जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक वो इस कमरे में रहता है। वो महिला जब उसे होश आता है तो वो विरोध भी करने की स्थिति में नहीं रहती है क्योंकि उसको गंभीर चोटें आ चुकी थी और जैसे जैसे वो विरोध कर रही थी वैसे वैसे उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। इसके बाद बारी बारी से बाकी सब इंस्पेक्टर के बाद हेल्थ कांस्टेबल और जो लोग थे वो चारों पुलिस वाले आ रहे थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि चारों पुलिस वालों ने वर्दी पहनी हुई थी और वर्दी पहनने के बाद ही उस महिला का उसी थाने के अंदर वो अपनी मन मर्जी पूरी करते हैं। वो लोग जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम समाज की रक्षा करेंगे और न्याय करेंगे, ना वो रक्षा करते हैं ना वो न्याय करते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को वो अंजाम बड़ी आसानी से देकर वहाँ से इस महिला को यहाँ से लेके जाते हैं और कुछ ही दूरी पर ले जाने के बाद एक गहरी सी खाई होती है, गड्ढा होता है, उस गड्ढे में उसको डाल देते हैं और उसके बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो फेंक देते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये मर चुकी है और शायद उसे मरणासन हालत में ही छोड़कर वहाँ पर आराम से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने शायद लग रहा था कि देखा नहीं है। लेकिन उसको बुलाने वाली एक सफाई कर्मचारी लक्ष्मी होती है
लक्ष्मी कुछ वाकया जानती थी कि क्या क्या हुआ था। बाकी पुलिस वालों से जब पूछताछ की जाती है और जांच पड़ताल के बाद ये सब चीज़ें सामने आती हैं, तो पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन चारों पुलिस वालों को आरोपी बनाया जाता है और आरोपी बनाने के बाद मामला फिर कोर्ट में जाता है। जब इस महिला की लाश मिलती है तो उसकी लाश पर मतलब उसके जो शव था उस पर कोई कपड़ा नहीं था, जिसे लोग मरा हुआ समझ रहे थे। बाद में जब इसका उपचार चलता है तो लगभग 3 महीने तक इसका हॉस्पिटल में उपचार चलता है। 3 महीने के बाद वो स्थिति में आती है चलने की, फिरने की, बातचीत करने की, और उसके बाद जो बाकी कुछ रही कहानी थी उस महिला ने खुद से सुनाई थी। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो इन चारों पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और इस महिला को 12 अक्टूबर 1988 को हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है। अब ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो बचाव बचाव पक्ष का जो वकील होता है वो कहता है कि इस मामले को सरासर एक पूरी तरह से मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि इस मामले में जो महिला होती है उसे एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत थी, उसे एक अच्छे मुआवजे की ज़रूरत थी, इसलिए ये कहानी रची गई थी और ये किसी नेता के कहने पर आकर पूरी कहानी बनाई गई थी। उसका ये भी दावा था, उसने जब कोर्ट में अपील की थी, जब इन्हें सज़ा दी जाती है कि इनकी सज़ा गलत दी गई है और इस सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ये थाना एक ऐसी जगह पर था जहां आसपास दुकानें थीं, स्कूल था, खेल का मैदान था, लोगों की आवाजाही भी होती थी और एक महिला का अपहरण हो जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता। तीसरा उसने तर्क दिया था कि अगर फोटो इन चारों पुलिस वालों का अखबार में नहीं प्रकाशित होता तो वो महिला कभी भी इन्हें चारों को पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। जब परेड कराई गई थी तो चारों पुलिस वालों को उसने देखते ही पहचान लिया था और इसके लिए बचाव पक्ष के वकील का ये दावा था, क्योंकि चारों पुलिस वालों के बाय नेम उनके फोटोग्राफ्स छपे हुए थे। एक पक्ष तो ये कहता है कि ये आरोप झूठे हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे सजा भी दी इन लोगों को और साथ ही ये भी आदेश किया तमिलनाडु सरकार को कि जो पीड़िता है इसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और जब ये घटना होती है तो उस घटना के बाद पूरे प्रदेश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है कि पुलिस वालों ने इस तरह से एक महिला के साथ, जो कि शिक्षिका के रूप में थी, उसके साथ इतना बड़ा घिनौना कृत्य कैसे कर सकते हैं। ये उस दौर की बहुत चर्चित घटनाओं में से एक घटना रही थी, जिसका कई सालों तक लगातार जिक्र होता रहता है और उस इलाके के लोग आज भी इस घटना को लेकर सहम जाते हैं, सिहर हो उठते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अनूप कुमार हैं, नागालैंड के रहने वाले हैं, सेल्बा थोंग्स। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से मैंने अभी हाल ही में एक रामपुर की कहानी सुनाई थी कि पति और पत्नी बिछड़ जाते हैं, तलाक हो जाता है और ठीक 12 साल के बाद वो मिलते हैं आपस में, तो इनका ये कहना है कि इनकी जो पत्नी है सेलिवा थोंग्स की जो पत्नी है वो नाराज़ होकर चली गई है। उनको एक बेटी भी है, वो बेटी के साथ अपने मायके में ही रहती है। काश वो कहानी सुन ले और सुनने के बाद वो घर आ जाए लौट कर, तो ये कितना अच्छा होगा। उसकी ज़िंदगी में जो एक अंधेरापन है वो भी दूर हो जाएगा। ऐसे हम भी अपनी कहानी के माध्यम से कोशिश करेंगे कि सेलिबा थोंग्स, अगर आप तक ये बात पहुंच रही है तो आप अपने पति से जाकर मुलाकात करें, उनसे मिलें। थोड़ी सी कोशिश आप करें, थोड़ी सी पति कोशिश करेंगे तो ये कि जो घर है वो आराम से बस जाएगा और एक लड़की की ज़िंदगी सही पटरी पे आ जाएगी। साथ ही राजेश यादव हैं, राजेश्वर यादव, अरविंद यादव प्रतापगढ़ से हैं, उमराव सिंह राजपूत राजस्थान से हैं, विनोद चौधरी हैं, नूर मोहम्मद सिद्दीकी कुशीनगर से, डॉक्टर नूर आलम समसपुर पश्चिमी बंगाल से, विकास दीक्षित लालगंज रायबरेली से, विनीत सिंह जाटव रामपुर से, पवन चौधरी हरियाणा से, आकाश गुप्ता वाराणसी यूपी से, ऋषभ सिंह इरफान कैराना से हैं, नोएडा से नवीन प्रकाश हैं, कानपुर से राशिद हुसैन, मध्य प्रदेश से रजनीश पटेल, मोहम्मद इकराम, कविता चौहान मुंबई से। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।